ट्रम्प की खासियत है कि जो उनके मन में होता है वो उनकी जुबान में होता है। उनके इसी बड़बोलेपन और भोलेपन को देखते हुए इजराइल ने ट्रम्प से एक ऐसी वॉर करवा दी जिससे यूएस का कोई लेना देना ही नहीं था। जब 1.5 महीने की लड़ाई के बाद अमेरिकन आर्मी ईरान को मिलिटरीली नहीं हरा पाई तो ट्रम्प को खुद ईरान को गाली देनी पड़ गई। पढ़ते हैं कि इस लड़ाई और गाली गलौज के बाद अब जो सीज फायर हुआ है इसके बाद अमेरिका की क्या पोजीशन है इस वॉर में। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एग्जामोपीडिया। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही टॉपिक एक्सप्लेनेशंस आपको मिलते रहें। सो लड़ाई की शुरुआत से पहले अमेरिका ने ईरान का कंप्लीट अनकंडीशनल सरेंडर मांगा था। मतलब ईरान बिना किसी शर्त के अपने वेपन्स छोड़ दे और अमेरिका की सारी शर्तों को मान जाए। और जैसे जैसे लड़ाई बढ़ी अमेरिका ने तो ये तक धमकी दे दी थी कि वो ईरान की पूरी सिविलाइजेशन को ही मिटा देगा, वहां के सारे लोगों को, वहां का सब कुछ खत्म कर देगा। पर अब अमेरिका के पैर थोड़ा लेट पर सेफली जमीन पर पड़ गए हैं और इस लड़ाई के 1.5 महीने के बाद 2 हफ्ते का सीज फायर अनाउंस हुआ है। ट्रॉस मतलब एग्रीमेंट टू स्टॉप फाइटिंग। और इस सीज फायर को लेके आगे डिस्कशन होंगे। जो ईरान ने 10 पॉइंट्स का प्रपोजल अमेरिका को दिया है लड़ाई रोकने के लिए, तो ये एक मेजर पॉलिसी रिवर्सल की तरफ इंडिकेशन देता है, क्योंकि शुरू में तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कही गई थी, लेकिन जैसे जैसे लड़ाई हुई अमेरिका को समझ में आया कि ईरान को हराना इतना इजी भी नहीं है। तो जब ये सीज फायर का डिस्कशन हुआ तो ईरान ने इसको लेके पूरी तरह से एग्री किया और लड़ाई 2 हफ्तों के लिए रोकने के लिए तैयार हो गया। इसके साथ ही उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जो कि एक क्रूशियल स्ट्रीट है जहां से दुनिया का 20% ऑयल निकलता है, उसमें शिप्स को सेफ पैसेज देने का प्रॉमिस भी किया। 2 हफ्ते का ये ब्रेक टेम्परेरी है लेकिन ग्लोबल ऑयल सप्लाई के लिए एक स्टेबिलिटी लाता है, क्योंकि ईरान और यूएस की वॉर से ग्लोबल ऑयल सप्लाई में बहुत डिसरप्शन देखा गया था। पूरी दुनिया को एनर्जी शॉक का सामना करना पड़ा था। सो एक शॉर्ट टर्म ब्रेक है ये ग्लोबल पीस के लिए। हालांकि अब एडिटर ये पूछते हैं कि क्या ये लड़ाई जरूरी थी, क्योंकि लड़ाई से पहले भी ऐसा नहीं था कि अमेरिका और ईरान एक दूसरे से बातचीत के टर्म्स में नहीं थे। मल्टीपल राउंड ऑफ डिप्लोमेसी वर ऑलरेडी गोइंग ऑन। दोनों देश ऑलरेडी नेगोशिएट कर रहे थे। यहां तक कि ओमानी फॉरेन मिनिस्टर ने तो ये कह भी दिया था कि दोनों के बीच जो डील है वो विद इन द रीच है, मतलब ऑलमोस्ट अचीवेबल है, दोनों कंक्लूड करने ही वाले हैं। इसके बावजूद अमेरिका ने ईरान पे मिलिटरीली एक्शन ले लिया। सो यही क्वेश्चन उठता है कि अब जब 2 हफ्ते के लिए नेगोशिएशन चलेगा ही, 1.5 महीने की इतनी भारी लड़ाई हुई, इतना ग्लोबल डिसरप्शन हुआ, पूरा मिडिल ईस्ट रीजन अफेक्टेड हो गया, तो क्या ये लड़ाई जिसने इतना नुकसान पहुंचाया ये अवॉइडेबल थी, क्योंकि बातचीत ऑलरेडी चली रही थी। तो हुआ क्या कि यूएस की जो लीडरशिप है उसको इजराइल ने ईरान पर अटैक करने के लिए इनकरेज किया। एबेटेड मतलब सपोर्टेड इन रॉन्ग डूइंग, इनकरेज या सपोर्ट इन रॉन्ग डूइंग, गलत काम करने में सहयोग करना। इसी के बाद यूएस ने ईरान पे स्ट्राइक करी, जिसके चलते वहां की कई सारी की लीडरशिप, वहां के जो सुप्रीम लीडर थे आयतुल्ला अली खमेनी, उनको तो मारा ही गया। साथ में बहुत सारे आर्मी के चीफ, बहुत सारे उसके बाद जो सुप्रीम लीडर चुने गए उनको भी मारा गया। यानी टॉप पोजीशन पे जो भी आ रहा था उसको मार दिया जा रहा था। तो ये दिखाता है कि कैसे अमेरिका ने ऑन गोइंग डिप्लोमेसी से शिफ्ट करके कॉन्फ्रंटेशन का रास्ता अपनाया, और ये एक उसकी स्ट्रैटेजिक मिसकैलकुलेशन की शुरुआत थी। यहां से जब उसे लगा कि ईरान छोटा सा देश है, अमेरिका जैसा बड़ा देश जब अटैक करेगा तो ये बहुत जल्दी घुटने टेक देंगे। ईरान ने क्या किया, इस वॉर को सिर्फ बायलैटरल वॉर नहीं रखा यूएस और ईरान के बीच, उन्होंने इस वॉर को पूरा रीजनलाइज कर दिया। सारे गल्फ नेशन है, सऊदी अरेबिया, यूएई, बहरीन, कुवैत, ओमान, इन सब में यूएस बेसेस को अटैक किया। जितने भी यूएस के बेसेस है गल्फ में सबको अटैक किया। साथ में इतनी क्रूशियल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे भी अपना पूरा कंट्रोल दिखा दिया। ईरान के इन सारे एक्शंस की वजह से ये वॉर काफी हद तक ईरान के पक्ष में होती चली गई। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जो एनर्जी शॉक मिला दुनिया को, उसकी वजह से ऑयल, गैस और फूड के प्राइसेस में बहुत ज्यादा उछाल देखी गई। सप्लाई चेन में पूरी तरह से डिसरप्शन हो गया। कई देशों में पेट्रोल के दाम बहुत बढ़ गए, कई देशों में पेट्रोल है ही नहीं। इससे पूरी तरह से वो इकोनॉमिकली इनस्टेबल हो गए। सो वॉर जो है इसने ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस को और बढ़ा दिया, जो कि ऑलरेडी कई सारे फैक्टर्स की वजह से अच्छी नहीं चल रही थी। ये भी सच है
कि ईरान बहुत बुरी तरह से बर्बाद हुआ इस लड़ाई में। पल्वराइज मतलब हेविली डिस्ट्रॉयड। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान का सालों के इंफ्रास्ट्रक्चर जो उन्होंने बड़ी मेहनत से बनाए थे उन सबको तोड़ दिया। बहुत सारी मिलिट्री कैपेबिलिटीज भी उनकी खत्म कर दी। बहुत लोगों की जान गई, सिटीजन की भी जान गई। लेकिन इसके बाद भी यूएस इतनी तबाही करने के बाद भी ईरान से कोई स्ट्रेटेजिक आउटकम या प्रॉफिट नहीं पा पाया। उल्टा इससे ये हुआ कि ईरान ने अब खुलेआम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे अपना इन्फ्लुएंस एस्टैब्लिश कर दिया, जो कि लड़ाई से पहले नहीं था। मिलिटरी तो थोड़ी सक्सेस मिल गई, लेकिन इससे कोई भी स्ट्रेटेजिक फायदा नहीं हुआ। पूरी तरह से एक स्ट्रेटेजिक फेलियर ही था ये। शुरुआत में यूएस ने जब ईरान पर अटैक किया था तो पहले दिन ट्रंप ने जब मीडिया को एड्रेस किया था तो उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें करी थी। उनके बहुत बड़े और एम्बिशियस गोल थे। स्वीपिंग ऑब्जेक्टिव मतलब एम्बिशियस गोल, जैसे ईरान की मिसाइल कैपेबिलिटीज को डिस्ट्रॉय करना, उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म करना और जितना भी एनरिच यूरेनियम उसके पास है उसको वहां से ले जाना बाहर। साथ में ही ईरान में रेजिम चेंज करना, जो वहां पे क्लरिकल रूल चल रहा है उसको बदलना। तो इनमें से जितने भी उसके गोल थे एक भी अचीव नहीं हुआ। तो ये दिखाता है कि जो उनके बड़े बड़े सपने थे, बिग एम्बिशंस, और आउटकम जो आया लड़ाई का वो एकदम अलग था। तो अब जब 2 हफ्तों के लिए सीज फायर हुआ है तो यूएस और ईरान किस चीज पे नेगोशिएट कर रहे हैं? पहले यूएस यूरेनियम निकालना चाहता था, न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म करना चाहता था, रेजिम चेंज करना चाहता था। लड़ाई शुरू करने से पहले, लड़ाई शुरू करने के ऑब्जेक्टिव भी यही थे। लड़ाई शुरू होने के बाद जो उसके पहले के ऑब्जेक्टिव थे वो पूरी तरह से दूसरी चीजों में कन्वर्ट हो गए। उसकी सबसे बड़ी मेन डिमांड है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलना, जो कि लड़ाई से पहले खुली ही हुई थी। तो ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके लिए लड़ाई करनी पड़े। लड़ाई तो उन्होंने अपने और बड़े बड़े गोल्स के लिए करी थी, लेकिन ईरान ने उनको इतना मजबूर कर दिया कि लड़ाई शुरू होने के बाद अब उनका गोल ये है कि वो उस प्रॉब्लम को सुलझा रहे हैं जो लड़ाई शुरू होने से पहले थी ही नहीं। यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की जो प्रॉब्लम पहले थी नहीं, अब यूएस चाह रहा है कि इस लड़ाई से कम ये नई प्रॉब्लम जो बन गई यही सॉल्व हो जाए, क्योंकि ये पूरे रूट का जो डिसरप्शन है ये वॉर की वजह से ही हुआ है। बहुत क्रिटिकल रूट है ये ट्रेड के लिए। तो यूएस अब उस चीज को वापस संभालने की कोशिश कर रहा है जो लड़ाई से पहले ऑलरेडी संभली हुई थी। यूजुअली आप लड़ाई करते हो तो आप कुछ नया आउटकम पाना चाहते हो, कोई नई चीज हासिल करना चाहते हो, तभी डिप्लोमेसी जब फेल हो जाती है तो लोग लड़ाई करते हैं। लेकिन यहाँ तो लड़ाई से पहले वाली स्थिति हो जाए यही यूएस का अब मेन गोल है। लेकिन ईरान ने भी नेगोशिएशन के बाद ये दोबारा कंफर्म किया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे अभी भी हमारा ही कंट्रोल रहेगा। इसके साथ में ईरान ने अपने ऊपर जो सालों से लगे सैंक्शंस थे यूएस के उसको हटाने की मांग करी है, जिसकी वजह से बहुत सारे देश ईरान के साथ ट्रेड नहीं कर पा रहे थे। साथ में फ्यूचर एग्रेशन को लेकर गारंटी भी मांगी कि अब आगे यूएस ईरान पे दोबारा अटैक नहीं करेगा। इस लड़ाई ने ईरान को वीक तो नहीं किया बल्कि और स्ट्रांग कर दिया है, और डेफिनेटली और स्ट्रांग कर दिया है, क्योंकि अब ईरान के पास इतना स्ट्रेटेजिक रूट है जिसपे पूरी तरह से ईरान का कंट्रोल है और कोई भी देश उससे ईरान से छीन नहीं सकता। तो डिप्लोमेसी अभी भी बहुत फ्रेजाइल है। सीज फायर अभी बस बिगनिंग है। अभी भी यूएस के जो 15 पॉइंट का प्रपोजल यूएस ने ईरान को दिया है वॉर बंद करने के लिए, और ईरान का जो 10 पॉइंट का प्रपोजल है जो ईरान ने यूएस को दिया है वॉर बंद करने के लिए, उसमें काफी गैप है। दोनों देशों के लिए एक दूसरे की शर्तें मानना बहुत मुश्किल है। तो जरूरी नहीं कि नेगोशिएशन हो जाए, डिप्लोमेसी सक्सेसफुल हो जाए। ये बस एक बहुत छोटा सा टेम्परेरी ब्रेक है। पीस अभी भी अनसर्टेन है। जरूरी नहीं कि ये 14 दिन का जो सीज फायर है ये पूरे अपनी टाइमलाइन को कंप्लीट भी कर पाए। कभी भी वापस लड़ाई शुरू हो सकती है, क्योंकि किन शर्तों पे लड़ाई रुकेगी इसको लेके बहुत कंफ्यूजन है। ये बस लड़ाई एकदम एब्रप्टली रोक दी गई है, कोई एग्रीमेंट नहीं बना है दोनों के बीच। और ये जो सीज फायर 2 हफ्तों का अनाउंस हुआ है ये सारे फ्रंट पे अनाउंस हुआ था, मतलब सब जगहों पे लड़ाई रुकेगी। लेकिन इजराइल ने इस सीज फायर का वेलकम तो किया कि जो यूएस और ईरान के बीच सीज फायर हुआ है इन दोनों की लड़ाई बंद हुई है, लेकिन उसने लेबनान पे अटैक ना करने से मना कर दिया, क्योंकि जब यूएस ने ईरान पे अटैक किया तो वेस्ट एशिया में जितने भी आतंकवादी मिलिशियाज ग्रुप है उन्होंने भी इजराइल पे अटैक करना स्टार्ट कर दिया। जैसे लेबनान के टेररिस्ट ग्रुप हिजबुल्लाह ने इजराइल पे अटैक किया, हमास ने भी इजराइल पे अटैक किया। तो इससे इजराइल की भी एक रीजनल वॉर वहां पे शुरू हो गई ईरान के साथ साथ। तो इजराइल ने कहा हम इन देशों को नहीं छोड़ेंगे अटैक करना। सो दोनों अलाइज अमेरिका और इजराइल के बीच इस पीस को इंप्लीमेंट करने में काफी डिफरेंस भी देखा जा रहा है। ये एडिटोरियल कह रहा है
कि अगर वॉर रोकनी है तो इजराइल को रीन इन करना मतलब कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, खास तौर से जो उसकी एग्रेसिव पॉलिसीज है, मिलिट्री जो वो अटैक कर रहा है। इसकी वजह से रीजनल इंस्टेबिलिटी अभी भी जारी है। तो कंक्लूजन यही है कि दोनों देशों को, ईरान और यूएस को, एक ड्यूरेबल पीस की तरफ, लॉन्ग लास्टिंग पीस की तरफ फोकस करना चाहिए, क्योंकि इनमें काफी समय से, लंबे समय से टेंशन चली ही जा रही है। लड़ाई बीच बीच में होती है इजराइल और ईरान के बीच, यूएस की तरफ से भी सैंक्शंस लगे रहते हैं, तो पीस पूरे रीजन का ही डिस्टर्ब है। तो एक ड्यूरेबल पीस की तरफ सोचना चाहिए। साथ में अब इसके बाद कोई भी अननेसेसरी मिलिट्री एस्केलेशन नहीं करना चाहिए और डिप्लोमेसी के चैनल को ही यूज करना चाहिए, ना कि लड़ाई के रास्ते को। लॉन्ग टर्म पीस जो है वो शॉर्ट टर्म एग्रेशन से काफी बेटर है। ये कुछ वोकैबुलरी है जो इस एडिटोरियल में यूज हुई है। रिस्पाइट, रिस्पाइट का मतलब है टेम्परेरी रिलीफ या शॉर्ट ब्रेक। ट्रॉस का मतलब है एग्रीमेंट टू स्टॉप फाइटिंग। एडेड एंड अबेटेड का मतलब है सपोर्टेड रॉन्ग डूइंग। पल्वराइज मतलब है डिस्ट्रॉयड हेवीली। स्वीपिंग ऑब्जेक्टिव मतलब है वेरी ब्रॉड एंड एम्बिशियस गोल। एग्रीवेटिंग का मतलब है ऑलरेडी खराब सिचुएशन को और खराब करना, वर्सनिंग। इंसेंडेरी, रियोट्रिक का मतलब है प्रोवोकेटिव स्पीच। So thank you for watching this video. Please subscribe to Examopedia for more such videos.